जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। ज्योग्राफी में जितना भी पोर्शन सब बचे हुए 4 से 5 वीडियो और करेंगे और आपका ज्योग्राफी वाला जो पूरा पोर्शन है उससे ज़्यादा ना आपको दरोगा के लिए पढ़ना है। स्पेशली मैं अगर दरोगा का बात करूँ, ये मैं हमेशा आपके सामने आता और कहता हूँ, अपने आप को लिमिट आप जरूर कीजिएगा कि आखिर मुझे अगर दरोगा निकालना है तो पढ़ना कहाँ तक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। अपने आप को लिमिट करना, अपना रिसोर्स लिमिट कीजिए, सिलेबस को खत्म करके फिर से बार बार उसको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, यही चीज आपको करना है। नीचे लिंक है। बहुत लोग बोले थे कि सर जुड़ना कैसे, क्योंकि जो भी आज हम लोग करने वाले हैं ये आपको ऑलरेडी, अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर का एक पीडीएफ प्रिपेयर किया जाता है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, स्पेशली दरोगा वाले का अगर देखोगे। और साइंस का जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो दोनों तरीके से दिया रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ये जो वीडियो भी होगा ये बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, बस इस वीडियो में आपको सुनना है सही तरीके से। ठीक है, और नीचे लिंक है। जितने लोग श्योर सिलेक्शन, जो आपका ग्रुप बोल लो, बैच बोल लो, ठीक है। अगर आपको भी ये ड्रीम है कि सर मुझे दरोगा जो है वन टाइम में अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो सर मैं क्या करूं, तो ड्रीम डोज आपके साथ है। नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। और हर दिन स्टेटस में क्वेश्चंस डल जाता है, 3 क्वेश्चन, आज भी 2 क्वेश्चंस डले हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका प्यार हमेशा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने मैं आता हूं पूरे जोश के साथ, तो आपका बस इतना, ठीक है, हम हेल्प चाहेंगे कि आप लोग अगर चैनल पे आते हो तो अपना लाइक, अपना कमेंट, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हमेशा कहता हूँ एक नया टीचर का आपको साथ देना पड़ेगा, ठीक है, तभी नए टीचर और निकल के आएंगे, नहीं तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। 2-3 टीचर हमेशा ही मोनोपोली क्रिएट होता रहेगा। सबसे पहले ये दरोगा का क्वेश्चन है, लेटेस्ट 1275 का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस का भी और एक क्वेश्चन मैंने प्री का भी लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला, और मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा तो लिखते हुए चलिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन था कि जो पेरिस्कोप होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा कि क्या है, कैसे है, ठीक है, वो चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ मेरा टारगेट रहेगा कि अगर आप ड्रीम डोज के साथ पढ़ रहे हो तो मैक्स टू मैक्स में क्वेश्चंस आपको याद करवा के जाऊं। ठीक है, क्योंकि आपको फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है, और कनेक्ट करके चीज़ों को। तो एकदम पेन पेपर आप लेके बैठो, लिखोगे तो इट विल रिटेन फॉर द लॉन्गर पीरियड। सबसे पहला है कि पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका श्योर है, एक क्वेश्चन आपका आएगा प्री में भी और मेंस में भी। दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो सब चीज जो दरोगा का है उसको भी हम साथ में लेते, थोड़ा हम ट्विस्ट कर दिए कोई क्वेश्चन जो ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए पेरिस्कोप वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आपको याद रखना है जो पेरिस्कोप जो आपका काम करता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है वो है क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन या आपका स्कैटरिंग। ठीक है, मैं रिफ्लेक्शन मतलब मैं आपको बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रवर्तन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, ये अब याद रखना। तो देखो अगर पेरिस्कोप का अगर हम लोग सिद्धांत का बात करें तो ये जो आपका काम करता है ये करता है आपका किस पे, ये करता है, यहाँ भी अपवर्तन लिखा गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है आपका पहला है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, दूसरा है आपका प्रवर्तन, तीसरा है आपका अपवर्तन, और जो चौथा जो है ये परिकिरणन होगा। डेट मीन्स ये स्कैटरिंग होगा। ठीक है, जिसको हम लोग परिकिरणन बोलते हैं। ठीक है, स्कैटर कर देना, परिकिरणन कर देना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। डेट मीन्स प्रवर्तन। क्या हो जाएगा आपका, प्रवर्तन। अब देखो प्रवर्तन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप याद रखोगे प्रवर्तन। जो हम लोग आला लगाते हैं, आला आपने देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से इंग्लिश वर्ड पूछा गया ये क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप, जिससे हम प्रेशर नापते हैं, जिससे हम लोग प्रेशर नापते हैं बॉडी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइग्नोमैनोमीटर। देखो चीजें लिखूंगा तो उतना बहुत ज्यादा मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने मैं बोलूं ताकि आपको चीजें रिवीजन हो। ठीक है, तो
तो सबसे पहले हमने आपको बात किया कि जो आपका जो पेरिस्कोप है बेसिकली किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है किस सिद्धांत पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे करता है, प्रवर्तन पे करता है। प्रवर्तन पे मैंने बोला कि दो चीज आपको और याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है पेरिस्कोप जो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या पेरिस्कोप। दूसरा आपको याद रखना है जो आपका स्टेथोस्कोप होता है, जो आला जो होता है जो डॉक्टर लगाते हैं, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो भी आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। और याद रखिएगा जो हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो उसका नाम क्या होता है, तो स्पाइग्नोमैनोमीटर, स्पाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्शन से आपको याद रखना है पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप जो है काम करता है वो भी आपका रिफ्लेक्शन पे करता है। और आपने प्रतिध्वनि सुना होगा इक्को, तो इक्को का जो सिद्धांत है, इक्को का जो सिद्धांत है, प्रतिध्वनि का जो सिद्धांत है वो भी क्या है आपका, याद रखिएगा इक्को का वो भी आपका क्या है, तो वो भी आपका क्या है, वो रिफ्लेक्शन ही है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमको इक्को सुनना है तो आखिर हमें कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना होगा रिफ्लेक्शन सरफेस से, ठीक है, मतलब प्रवर्तन सरफेस से हमें कितने दूर पे हमें खड़ा होना होगा अगर हमें इक्को सुनना है, तो कम से कम आपको 17 मीटर पे आपको खड़ा होना होगा। तो रिफ्लेक्शन से इतना चीज आप जरूर याद रखिएगा, पेरिस्कोप याद रखिएगा, स्टेथोस्कोप याद रखिएगा और आप इक्को जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये हो गया आपका प्रवर्तन। उसके बाद जो दरोगा में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस बार 1275 का, ठीक है, पेरिस्कोप तो हो गया आपका, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर, अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, मतलब टोटल आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो पहला आपको याद रखना है जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर OFC केबल जिसे हाई स्पीड इंटरनेट आता है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाई स्पीड इंटरनेट जो है, ठीक है, वो किसके थ्रू आता है, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है। आप रास्ते में देखते हो लोग बहुत जगह ठीक करते रहते हैं अटैची लेके, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही ठीक करते रहते हैं जब उसमें कुछ ब्रेकेज आ जाता है, तो ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि OFC केबल, OFC दैट मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, ठीक है, आपको किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा इंडोस्कोपी। आप मेडिकल सेक्टर, जो मेडिकल सेक्टर जो हमारा बॉडी का जो अंदर वाला पार्ट है उसको देखने के लिए इंडोस्कोपी किया जाता है। तो ये जो इंडोस्कोपी है किस सिद्धांत पे काम किया जाता है, तो आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। दरोगा में जब पूछा गया था कि OFC, देखिए जो साइंस का एनालिसिस वीडियो आपने देख लिया, ठीक है, तो आपको फिर इवन सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने बेसिक भी पढ़ रखा है, बस आप एनालिसिस वीडियो करके चले जाना अगर आप दरोगा देने वाले हो तो, ठीक है। ड्रीम डोज का जितना एनालिसिस वीडियो ऐप पे पढ़ा हुआ है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो इंडोस्कोपी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको याद रखना है जो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछा जाता है कि जो हीरा का जो चमक है, ठीक है, जो डायमंड का जो चमक होता है किस कारण होता है, तो उसका भी जो सिद्धांत है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मैं समझा चुका हूं बहुत बार कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम यहां भी बात करें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सबसे पहले मेरे साथ बोलोगे ऑप्टिकल फाइबर, ठीक जो होता है। दूसरा आप बोलोगे क्या, जो आपका हीरे का जो चमक होता है वो क्यों होता है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। उसके बाद जो इंडोस्कोपी होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो भी आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक चीज आपको याद रखना है, आपने मृग तृष्णा सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मिराज। तो ये मिराज जो होता है बेसिकली आप गर्म क्षेत्र में देखोगे, ठीक है, या आप ये भी देखोगे कि जब आप कार चला के जाते हो तो आप बहुत दूर देखोगे कि पानी जैसा आपको दिखेगा, वो मृग तृष्णा है जिसको हम लोग मिराज बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, आपका दो सिद्धांत काम करता है, एक तो आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, ठीक है, प्लस आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मिराज जो फॉर्म होता है, मृग तृष्णा जो फॉर्म होता है, उसमें भी क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन प्लस आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इसमें कंसेप्ट होता है। यहां हमने आपको बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से डायमंड, डायमंड का जो चमक होता है, तो एक क्वेश्चन आप पक्का याद रखना डायमंड से कि जो आपको पता है कि डायमंड जो है आपका अपरूप है, किसका अपरूप है, या आप बोल सकते हो किसका है, तो ये है आपका मतलब आपका एलोट्रोप है, ठीक है। तो किसका एलोट्रोप है, तो आपको याद रखना है ये है आपका कार्बन का अपरूप है, किसका, आपका कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो इसका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डायमंड जो है, ठीक है,
तो सबसे पहले याद है ऑप्शन में पूछा होगा कि इसको किसको यूज करते हैं हम ग्लास कटिंग के लिए, तो ग्लास कटिंग के लिए हम लोग डायमंड यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ याद रखोगे। दूसरा क्वेश्चन आप डायमंड भी याद रखोगे, जो ये जो डायमंड है बेसिकली, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, तो भी आपको डायमंड ही बोलना है, ठीक है। और अगर आप पूछेगा कि कार्बन का एक कौन सा ऐसा अपरूप है जो, क्योंकि कार्बन क्या है आपका नॉन मेटल है, दैट मीन्स वो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, बट कार्बन का एक ऐसा अपरूप जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो वो क्या है आपका ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं आपको, तो लुब्रिकेंट्स में हम लोग करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्या में करते हैं, लुब्रिकेंट्स में करते हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। तो हमने अभी दो चीज का हमने बात किया। हमने सबसे पहले बात किया रिफ्लेक्शन, मतलब आपका प्रवर्तन, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा। क्या करेगा, देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, प्रवर्तन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है, लाइट गया, बाउंस वहां से धक्का लग के वापस आ गया। बट आपका जो रिफ्लेक्शन होता है, दैट मीन्स अपवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। एयर है तो ग्लास में लाइट जाएगा, तो ये दो मीडियम का बात होता है। तो जो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, दरोगा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो तारों का जो चमकना होता है। देखो रिफ्रैक्शन से मैंने आपको ट्रिक समझाया था, ठीक है, कि जितना भी चीज अपनी जगह से हटा हुआ दिखेगा वो सब चीज रिफ्रैक्शन में आएगा। जैसे तारे का चमकना, ठीक है, तारों का चमकना किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा तारों का जो चमकना होता है वो आपका रिफ्रैक्शन का, मतलब आपका जो स्टार होता है, ठीक है, स्टार जो है, स्टार जो होता है उसका जो आप चमक देखते हो, जो चमक होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, तो आपको याद रखना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो तारे चमकते हैं क्यों चमकते हैं, तो आपको प्रवर्तन के कारण, आपका रिफ्रैक्शन के कारण। दूसरा क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्शन में याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ये वाला भी पूछा गया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, तो रिफ्रैक्शन के कारण। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया, दरोगा का ही क्वेश्चन है, कि जो सन निकलने से पहले, ठीक है, और डूबने के बाद भी, फिर से देखना मैं क्या बोलूं, सन निकलने से पहले और डूबने के बाद भी, ठीक है, क्या होता है आपका, क्या होता है, तो आपको लगता है कि एक लालिमा, एक चिटकावर से एकदम लालिमा दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो भी आपका रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, ये चीज आपको याद रखना है। मतलब निकलने से पहले भी और डूबने के बाद भी आपको एक लाल सा आपको दिखाई देता है, और ऐसा क्यों लगता है, तो आपका रिफ्रैक्शन के कारण। ये चीज हमने यहाँ लिख भी दिया आपका, एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ देखते हैं। सूर्यास्त से पहले और बाद में आसमान में लाल दिखाई देता है, अपवर्तन। हाँ, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि, ठीक है, कि जो आपका सूर्य जो होता है, ठीक है, सूर्य जो होता है आपका क्या होता है, निकलने से पहले, ठीक है, और डूबने के बाद भी अगर हमें दिखाई देता है, ठीक है, मतलब हमको ऐसा एहसास होता है कि वो निकला तो नहीं है, बट क्या होगा, हमें लगेगा कि वो निकल गया है, ठीक है, और डूबने के बाद भी हमें लगेगा कि वो अभी तक डूबा नहीं। तो ये जो बेसिकली होता है, ये क्यों होता है, तो सूर्य से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले और बाद में सूर्य को देखा जा सकता है, तो किस सिद्धांत, मतलब वो अपना जगह से हटा हुआ दिख रहा है, तो किस पे होगा, ये आपका अपवर्तन, रिफ्रैक्शन पे होगा। बट यही अगर थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया जाएगा कि सूर्य निकलने से पहले, ठीक है, और डूबने के बाद भी एक लालिमा सा हमें दिखाई देता है, चटकावर लाल रंग हमें दिखाई देता है निकलने से पहले और डूबने के बाद भी, वो क्यों होता है, तो वो जो होता है आपका परिकिरणन के कारण होता है। तो इसमें थोड़ा आप डिफरेंस बस याद रखना। तो सूर्यास्त से पहले और बाद में आसमान में लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है, आपका परिकिरणन के कारण। तो हम लोग अपवर्तन का बात कर रहे थे, दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्शन का हम लोग बात कर रहे थे। तो तारों का टिमटिमाना, उसके बाद सूर्योदय से पहले और बाद में सूर्य को देखा जा सकता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है जो इंद्रधनुष जो निकलता है, तो इंद्रधनुष में क्या होता है आपको, तो इंद्रधनुष में याद रखिएगा आपका अपवर्तन भी होता है, दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, और आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। जो आपका रेनबो है, तो रेनबो हमेशा, एक और रेनबो से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो हमें कब नहीं दिखेगा, तो रेनबो दिखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जस्ट हमारे ऑपोजिट में हो, ठीक है। अगर हमारे ऊपर अगर
मतलब दिन का 12 बजे, सिंपल आप बस इतना याद रखो कि आपको कब रेनबो नहीं दिखेगा, तो दिन का 12 बजे आपको रेनबो नहीं दिखेगा, क्योंकि दिन का 12 बजे क्या होता है, सन जो होता है हमें सर के ऊपर होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो अपवर्तन दैट मीन्स आपको रिफ्लेक्शन से याद रखना है, तारों का टिमटिमाना, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें लगता है कि जो सूर्य है अभी, ठीक है, या सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखने लगता है या सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखता है, ये किस सिद्धांत के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। रात में दूर की आवाज सुनाई देना, रात में देखते हो कि आपको दूर का आवाज सुनाई देता है, तो ये भी क्यों होता है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्शन के कारण है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में भी कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, और एक आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसमें आपका काम करता है। इसमें आपका डिस्पर्सन भी काम करता है। डिस्पर्सन मतलब आप समझते हो, मतलब डिस्पर्सन मतलब होता है जब व्हाइट लाइट जो है आपका, जो आपका रेन का जो ड्रॉप है, आपका जो बूंद है, ठीक है, किसका, जो आपका मेघ का बूंद है, उससे व्हाइट लाइट आता है सन से और वो 7 कलर में उसको चेंज कर देता है। तो पूछा जाता है कि डिस्पर्सन मतलब क्या होता है, तो व्हाइट लाइट को 7 कलर लाइट में चेंज करना, ठीक है। तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर रेनबो का सिद्धांत बोले तो आपको उसमें TIR भी याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी याद रखना है, ठीक है, आपका अपवर्तन भी याद रखना है, ठीक है, और आपका डिस्पर्सन भी याद रखना है। ये तीनों फेनोमेना जो है काम करता है, ठीक है। ग्लास में आप देखो, जब भी आप जो आपका जो ग्लास है, ठीक है, ग्लास में अगर आप पेंसिल डालते हो, ठीक है, तो आपको पेंसिल टेढ़ा दिखता है, क्यों दिखता है, ये भी अपवर्तन, ये भी रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखना, जो अपने प्लेस से हटा हुआ दिखेगा वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। मछली आपको पता है, मछली आपको लगता तो है आपके सामने, बट आप उसे पकड़ नहीं पाते हो, ये भी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने स्तर जहां वो है एग्जैक्टली उसका वो डिस्टेंस नहीं होता है। तो एक बार जल्दी से बोलो फिर से, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, सबसे पहले तारों का टिमटिमाना, दूर का हमें आवाज सुनाई देना रात को, ठीक है, सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भी हमें क्या होता है, जो सूर्य है वो दिखाई देता है, ये होता है। इंद्रधनुष में भी आपका रिफ्लेक्शन आपका काम करता है। ग्लास में पेंसिल का मुड़ जाना, ठीक है, मछली को अपने वास्तविक जो उसका जो जहां वो तैर रहा है उससे हमें ऊपर दिखना, ये सब जो है आपका किसका है, आपका अपवर्तन का कारण है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परिकिरण। परिकिरण मतलब होता है स्कैटरिंग, ठीक है, क्या मैंने बोला, स्कैटरिंग। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था कि कांच का टूटा हुआ भाग, आपने देखा होगा जो कांच जो होता है वो बहुत बार क्या होता है, क्रैक हो जाए, मान लो बीच से वो क्रैक हो गया तो वो चमकीला दिखाई देता है, एकदम चमकीला। आधा मान लो कि आपका ये आपका ये है ग्लास है, तो अगर ये बीच से अगर ये कट गया, ठीक है, या फूट गया तो चमकीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। बट यही क्वेश्चन आपको चेंज कर देगा कि जो पूरा कोई ग्लास है, कोई कलरफुल ग्लास था, वो पूरा फूट गया और फूट के पूरा कैसा हो गया, आपका एकदम पाउडर बना दिया ग्लास का। एक कलरफुल कोई ग्लास था, तो जब वो कलरफुल ग्लास, ठीक है, फूट गया, ठीक है, और वो उसको पूरा पाउडर टाइप का एकदम बना दिया, तो वो आपको एकदम उजला दिखेगा। या सिंपल आप देखो ना, कहीं भी अगर गाड़ी वाड़ी का जो शीशा टूट जाता है तो एकदम टूट जाएगा ना, तो उसके बाद छोटा छोटा पीस में क्या एकदम उजला दिखता है, तो वो क्यों होता है, तो वो होता है आपका परिकिरण, वो होता है आपका स्कैटरिंग के कारण, वो चीज याद रखिएगा। तो क्रैक वाला पार्ट अगर हमें चमकीला दिखाई दे रहा है तो आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट अगर पाउडर जो है, ग्लास का पाउडर अगर हमें उजला दिख रहा है तो वो क्यों हो रहा है, तो वो आपका परिकिरण स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि जब उसमें पूरा लाइट पड़ता है तो पूरा का पूरा लाइट वो आपको वापस स्कैटर कर देता है, ठीक है। तो परिकिरण का अगर हम लोग बात करें तो पहला याद रखना, पाउडर जो होता है ग्लास का वो उजला दिखना होता है स्कैटरिंग के कारण। परिकिरण मतलब होता है आपका स्कैटरिंग, ठीक है। दूसरा आपका जो आकाश है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्यों ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग के कारण। नेक्स्ट आपका जो सी है, जो आपका सागर है, वो क्यों ब्लू दिखाई देता है, तो वो भी स्कैटरिंग के कारण। और जो मैंने आपको बताया जो ग्लास का जो पाउडर होता है वो भी उजला क्यों दिखा देता है, तो वो भी स्कैटरिंग के कारण। एक और कंसेप्ट आपको इसमें समझ के रखना है जो पूछा जाता है, एक है इंटरफेरेंस और एक है आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपका बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं हम लोग, विवर्तन। तो डिफ्रैक्शन का मैंने आपको कंसेप्ट एक चीज समझाया था, जैसे कि आप देखो कोई अगर आपका ये प्लेट है, ठीक है, और यहाँ एक पतला सा रास्ता है, तो अगर आप लाइट, बस इतना सा रास्ता है, अगर लाइट इसमें मारते हो तो लाइट जब यहाँ कॉर्नर से पास करेगा तो ये ऐसे मुड़ जाता है, ये क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। जब लाइट एक छोटे से होल से अगर पास करो, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, विवर्तन। अब विवर्तन आखिर क्या है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले जमाने में डिस्क आता था, कॉम्पैक्ट डिस्क। आप बहुत लोगों को शायद पता, 90 जब 92 93 वाले जितने लोग होंगे, 95 90 मतलब
90 के दशक के सब लोग जो 90 में, मैक्सिमम तो 90 में ही जन्म लिए होंगे, ठीक है। अब बहुत कम लोग होंगे जो 2000 के बाद वाले होंगे। तो जो विवर्तन जो है, ठीक है, दैट मीन्स जो आपका डिफ्रैक्शन जो है, तो वो जो पूछा गया था, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जो उतना चमकता है, आखिर क्यों चमकता है? तो आपको याद रखना है विवर्तन के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। और एक है आपका इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो एक बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप जो पानी होता है, पानी पे अगर आपका ऑयल अगर हम लोग छींट देते हैं तो क्या होता है? वो आपका चमकीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो आपको इंटरफेरेंस के कारण। याद रखिएगा, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है यहीं से आपके क्वेश्चंस एक आपके आने वाले हैं, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो था, और दरोगा का जो एक चीज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका मान लो कि 85, ठीक है, कितना 85 to 90 क्वेश्चन वो वैसे क्वेश्चंस होंगे, मेंस का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो वही टॉपिक्स जो होते हैं जो पहले पूछा जा चुका है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, ये ऑलरेडी दरोगा में बहुत बार सिद्धांत पे क्वेश्चन पूछेगा, ये भी पकड़ना बहुत जरूरी है। सिद्धांत पे क्वेश्चन पूछे, स्कैटरिंग से क्या होता है, रिफ्लेक्शन से क्या होता है, रिफ्रैक्शन से क्या होता है, ठीक है, विवर्तन से क्या होता है, इंटरफेरेंस से क्या होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप समझ गए लाइट वाला पार्ट में पढ़ना क्या, और उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये विवर्तन हो गया आपका, परिकिरणन हो गया, सूर्यास्त से पहले और बाद में आसमान में लाल दिखाई देना, आसमान और समुद्र का रंग नीला, प्रवर्तन स्थिति रंगीन कांच का पाउडर सफेद दिखाई देना, प्रतिध्वनि, ठीक है। ये वाला एक बार सही कर लेना, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, पूरा चीज रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जो पाउडर जो होता है, ग्लास का पाउडर जो होता है, ठीक है, मतलब ग्लास का पाउडर जो पूरा टूट जाता है तो क्या कर देता है, पूरा आपको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो रिफ्लेक्शन में आता है, डेट मीन्स आपका प्रवर्तन में आता है, ठीक है। ये बस एक सही कर लेना, बाकी हो गया, ठीक है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, जब पढ़ाने से थोड़ा ही होता है, पर मैं थोड़ा ख्याल रखूंगा, थोड़ा धीरे धीरे चीजों को करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले को भी लेके चलना है हमें, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट फाउंड इन ऑल दी एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दरोगा मेंस का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हर एक एसिड में आपका मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड पोटासियम, सबको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपना नोटबुक खोलिए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो हाइड्रोजन जो है बेसिकली, ठीक है, जो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है हेनरी कैवेंडिश। क्या याद रखना है? हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाइड्रोजन से आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, 3 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, आप तीनों को इस तरीके से सोचिएगा। अगर आपको पूछेगा कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या है? तो आपको बोलना है हाइड्रोजन, ठीक है। बट अगर आपको पूछेगा कि भूपर्पट्टी पे, मतलब अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा, भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा एलिमेंट तत्व कौन सा है? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। क्या बोलोगे? ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर आपको पूछेगा कि भूपर्पट्टी, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, यहां एलिमेंट नहीं बोल रहा हूं, मेटल कौन सा ज्यादा है? तो एल्यूमिनियम। तो पूछे कि अर्थ क्रस्ट पे, भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा आपका एलिमेंट कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? एलिमेंट अगर आपको पूछे, तत्व पूछे, तब आप बोलोगे, क्या बोलोगे? ऑक्सीजन। बट अगर आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम। और पूछेगा पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद आपको याद रखना है, ठीक है, पहला तो ये हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया। दूसरा आपको याद रखना, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तीसरा, अभी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जब जलता है तो पॉप का साउंड देता है। तो जब भी आप, क्योंकि इसका वैल्यू ये बहुत ही हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू, अब मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कि किसी चीज का, कोई भी आपका फ्यूल है, ठीक है, अगर उसको आप जलाते हो तो कितना वो एनर्जी देगा, तो ये बहुत ज्यादा हीट देता है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए इसको हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? पॉप साउंड। पॉप साउंड, जब इसको आप जलाओगे तो पॉप साउंड आता है, ठीक है, या जब ये जलेगा, क्योंकि खुद ब खुद भी जल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील है, तो इसमें पॉप साउंड आता है जब ये जलेगा। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आपका बनता है हाइड्रोजन से ही, कि जो हाइड्रोजन जो है बेसिकली, ठीक है, इसके कितने समस्थानिक है? तो याद रखिएगा 3 समस्थानिक है।
2 क्वेश्चन आपको यहां से और छपता है, कौन सा ऐसा इसका समस्थानिक है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं है? तो इसके 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। तो इसका जो प्रोटियम है उसमें याद रखिएगा न्यूट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है उसमें? न्यूट्रॉन नहीं है। और पूछा जाता है कि कौन सा इसका समस्थानिक है जो रेडियोधर्मिता शो करता है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है, तो आपको याद रखना है इसका कौन सा है। तो आपका जिसका ट्राइटियम है वो क्या है? आपका रेडियोधर्मिता इसका शो करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके और भी है तो मैं जल्दी से आपको एक बार करवा देता हूं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले एलिमेंट जो सब एसिड में मिलता है वो कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन है। किसने इसको भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, किसको? फ्यूचर फ्यूल भी बोला जाता है। फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। 3 आइसोटॉप है इसके। ठीक है, क्या है इसके? 3 आइसोटॉप है, आपको याद रखना। एक है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम क्या है? रेडियो एक्टिव इसका अपरूप है। और ओनली एलिमेंट इसमें क्या है? न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये हाइड्रोजन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसको हम लोग फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ जो आपका ऑप्शन है जिससे क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं वो भी आपको याद रखना है। हाइड्रोजन तो मैंने आपको बताया, और ये हमेशा डाइएटॉमिक फॉर्म में होता है। डाइएटॉमिक क्या होता है? तो डाइएटॉमिक कभी आप हाइड्रोजन H नहीं लिखते हो, ये हमेशा क्या लिखते हो? H2 लिखते हो। तो ये क्या है? डाइएटॉमिक फॉर्म है। कार्बन याद रखिएगा, कार्बन का मैंने बता दिया प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो इसका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है आपका क्या होता है? आपका डायमंड होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यही याद रखोगे, कैटेनेशन ही बोला जाता है। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन क्या है? तो लॉन्ग चेन बनाता है, लंबा चेन। आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का लंबा चेन पढ़े होगा। तो याद रखिएगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन शो करता है? तो आपको याद रखना है कार्बन ही करता है। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर बात करें किसने डिस्कवर किया था? तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का डिस्कवर किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो आग जो लग जाता है उसको बढ़ने से रोकता है? तो उसमें भी आप नाइट्रोजन ही याद रखोगे। प्रोटीन के सिंथेसिस में, ये भी क्वेश्चन है बीपीएससी का, कि प्रोटीन के सिंथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? तो प्रोटीन के सिंथेसिस में आपको याद रखना है क्या होता है? तो आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यूरिया का फॉर्मूला हमेशा पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा यूरिया का जो फॉर्मूला होता है CO इधर लिखते हैं, NH2 और NH2। अच्छे से याद रखिएगा इसमें क्या क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन है, क्या क्या है, एलिमेंट कौन सा है, तो ये आपका यूरिया का फॉर्मूला। CO बीच में लिखोगे, NH2 आप लिखोगे। उसके बाद है आपका पोटासियम। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो आपका क्रियाशील, दैट मीन्स आपका रिएक्टिव एलिमेंट है वो है आपका पोटासियम। क्या है? सबसे ज्यादा, ये आपको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटासियम। और सोडियम जो है हमेशा किरासन में रखा जाता है क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव है, और अगर इसको एयर में रख दिया जाए तो ये जल जाएगा। ठीक है, इतना चीज आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपने क्या समझा? ये जो हाइड्रोजन है ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा गया था, तो इसमें कोई घबराना नहीं। तो जिस तरीके से एनालिसिस करवाया जाता है बस आपको उस तरीके से देखना है। ठीक है, अब देखिए ये ऑलरेडी पूरा का पूरा 1 घंटे का ऑलमोस्ट हमने आपको ऐप पे जाके देखिएगा, फिजिक्स वाले सेक्शन में हमने आपको यूनिट और ऐसा यूनिट और उस पर करवाया है। ठीक है, देखो आएगा तो वही जो हमने पढ़ा है। ठीक है, बस ये आपके ऊपर है कि आप उसको लिख लिख के याद करते हो कि नहीं। ठीक है, देखिए यहां पूछा कि इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि ऐसा यूनिट भी लिखा हो सकता है या सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर लिखा हो सकता है। यहाँ बहुत चीज हम बताने वाला, हम ध्यान से सुनिए। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यहाँ ये पूछा गया। वाट है, जूल है, एम्पियर है, डाइन है, ये सबको पता होगा, बड़ा इजी है। ठीक है, ये है आपका वाट होता है। पावर का यहाँ बात किया गया, तो पावर का क्या होता है? तो याद रखिएगा पावर को हम लोग VIB लिख सकते हैं। फॉर्मूला पक्का आप याद रखना, पावर को हम लोग VIB लिख सकते हैं। पावर को हम लोग VIB लिख सकते हैं। V क्या है? यहाँ वोल्टेज है। अब वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? तो आपका वोल्ट होता है। ठीक है, और यह I है। I का यूनिट क्या होता है करंट का? तो एम्पेयर होता है। ठीक है, एम्पेयर होता है। वही अगर हम लोग पावर को और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सब याद रखना, ये सब आपको पूछा जाएगा कि कोई एक डाल देगा। V²/RB हम लोग लिख सकते हैं पावर को। ठीक है, पावर को हम लोग V²/RB लिख सकते हैं, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? I²RB लिख सकते हैं। I²RB लिख सकते हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा, पावर इक्वल टू V²/R, पावर इक्वल टू I²/R, या पावर इक्वल टू VI। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ जूल। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बात किया I का, तो I का आप हमेशा याद रखें, I इक्वल टू लिखा जाता है Q/T।
I क्या है आपका करंट जो कि नापा जाता है एम्पेयर में, ठीक है। Q है आपका क्या, चार्ज, आवेश, जिसको नापा जाता है आप लोग क्या नापते हो, कूलम में, ठीक है, कूलम में। और टाइम हमेशा याद रखना यहाँ सेकेंड में लिखा जाता है। तो ये वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा, I = Q/T, ठीक है, याद रहेगा। तो ये करंट वाला फॉर्मूला आप जरूर पक्का याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग जूल का बात करें तो जूल जो है बेसिकली क्या है, तो जूल जो है बेसिकली आपको याद रखना, आपको पूछा जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो आपको याद रखना है ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होता है, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका जूल। तो ये क्या हो गया आपका एनर्जी का। और याद रखिएगा ये जो आपका जूल है, ठीक है, एनर्जी का तो आपका यूनिट है ही, साथ ही साथ ये आपका किसका यूनिट है, तो ये जो यूनिट है आपको याद रखना है ये किसका यूनिट है, तो ये है आपका वर्क का। वर्क यानी कि कार्य, वर्क और जो एनर्जी है, ठीक है, वर्क और जो एनर्जी है मतलब जो कार्य और जो ऊर्जा है, इसका यूनिट जो होता है हमेशा समान होता है, ये आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। और जो अगर मैं पूछूं कि वर्क और जो आपका पावर है, ठीक है, मतलब वर्क और पावर में, कार्य और शक्ति में क्या रिलेशन हो सकता है, तो पावर को आप लिख सकते हो W/T। W/T क्या हो सकता है, तो याद रखना ये भी फॉर्मूला, पावर इक्वल टू होता है W/T। W क्या है, वर्क है, T यहाँ इक्वल टू टाइम है। ये सब चीज आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जूल जो किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। और जो जूल जो यूनिट होता है वो वर्क का भी, कार्य का भी यूनिट होता है। एक चीज आपको हमेशा पूछा जाता है, जो वर्क है, आप ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक पूछा गया था कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना होता है, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होगा। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको समझा कि जो जूल जो है बेसिकली क्या है, ये आपका किसका यूनिट है, वर्क का और एनर्जी का यूनिट है। तो जो जूल का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये वर्क का भी यूनिट है। और वर्क मतलब कार्य इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स आपका बल इंटू विस्थापन। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बल इंटू विस्थापन। तो वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमेशा एक और क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया था कि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, साथ ही साथ आपका भार का, वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। ये सब चीज मैं समझा चुका हूं। तो भार बोले, ठीक है, तब भी आपको न्यूटन लगाना है, ठीक है। और आपको क्योंकि भार खुद में भी एक फोर्स है, तो भार बोले दैट मीन्स वेट बोले तब भी आप न्यूटन लगाओगे, यूनिट उसका। और अगर आपको फोर्स बोले तभी भी आप न्यूटन होगा। बट अगर आपका द्रव्यमान आ गया, मास हो गया, तो उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है केजी। अच्छे से याद रखिएगा। तो न्यूटन हो गया, ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, विस्थापन का यूनिट मीटर हो गया। तो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा वर्क को यूनिट तो हम लोग जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 जूल इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 न्यूटन मीटर। तो याद रखिएगा 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू, ठीक है, कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है आपका 4.2 जूल। अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको यहां से ये भी समझ में आ गया कि कैलोरी जो है ये भी आपका क्या है, आपका किसका, आपका एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, ऊर्जा की यूनिट है। तो ऊर्जा से, एनर्जी से आपने क्या क्या समझा, जूल है इसका यूनिट पहला। दूसरा आपने क्या समझा, न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है, इसका कैलोरी भी हो सकता है। बट इसका ऐसा यूनिट अगर बोला जाए तो ऐसा यूनिट जो है आपका एनर्जी का वो जूल है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो हमेशा पूछे जाते हैं, मैं वो आपको करवा। एक पूछा जाता है कि जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है, तो हमेशा याद रखना कि जो लाइट ईयर है वो क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। किसका, डिस्टेंस का। और याद रखना कि 1 लाइट ईयर जो होता है ये कितना होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 9.46 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। आपको जो सही लगे, जो ऑप्शन में दिया होगा वो आपको। तो 1 लाइट ईयर, तो लाइट ईयर क्या है आपका डिस्टेंस का यूनिट है। देखिए यहां दिया हुआ है डायन। डायन क्या होता है, तो ये फोर्स का यूनिट है। बट याद रखिएगा ये किसका, सीजीएस में ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ जो फोर्स होता है, ठीक है, वो होता है न्यूटन। क्या होता है आपका, न्यूटन, ठीक है। बट अगर सीजीएस में अगर लिखे तो ये होता है आपका डायन। अब हमेशा इसका रिलेशन याद रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है आपका 10⁵ डायन।
1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10 टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10 टू पावर डाइन। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया, दाब इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया। तो जो प्रेशर का यूनिट होता है वो होता है आपका पास्कल। ठीक है, तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार का जो मतलब प्रेशर का जो यूनिट होता है, दाब का जो यूनिट होता है, तो पास्कल तो होता ही है, साथ में क्या होता है बार होता है, याद रखिएगा। और यहां क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल, तो याद रखिएगा 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू पावर 5 पास्कल। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन और 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल। ठीक है, याद रहेगा। कुछ पॉइंट है जो और बार बार जो रिपीट हो रहे हैं मैं वो करवा दे रहा हूँ, बाकी आपको करवाया हुआ है, आप जाके पूरा कर लेना, उससे बाहर नहीं आया और ना ही आपका आएगा। ठीक है, तो ये चीज आया। उसके बाद आता है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय आपका जो फ्लक्स है उसका यूनिट होता है आपका वेबर। क्या होता है आपका वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स का, याद रखना। और यही अगर आपको पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होगा, तो आपको याद रखना है टेस्ला। तो अगर बोले कि सिर्फ चुंबकीय आपका जो फ्लक्स है तो उसका आपका लिखोगे वेबर, बट चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होगा तो वो होगा आपका टेस्ला। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का आपका टेस्ला। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्योंकि जो टेस्ला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है, घनत्व का जो यूनिट है आपका चुंबकीय घनत्व का, वो टेस्ला है। ठीक है, और चुंबकीय घनत्व का आपका क्या होता है, दैट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका एक और होता है, वो होता है गॉस। क्या होता है आपका गॉस। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कि 1 टेस्ला, ठीक है, कि 1 टेस्ला इक्वल टू कितना गॉस होता है। ठीक है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, ये चीज आपको याद रखना है। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू पावर 4 गॉस। ये सब चीज मैंने आई थिंक पढ़ाया, देखो ये वीडियो में देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐप पे जाके देखना, पूरा ये चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है आपका 10 टू पावर 4 गॉस। ठीक है, दो चीज और आप याद रखो जो आई थिंक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, पहला तो आप याद रखो कि कैपिटल जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है कैपिटल जी का। और स्मॉल जी का कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का कितना होता है, तो मीटर पर सेकेंड। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो होता है कांस्टेंट जो है उसका क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। याद रखोगे। एक और चीज याद रखना, प्रेरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का क्या होता है, प्रेरण का क्या होता है, तो हेनरी। क्या होता है, हेनरी। बट अगर आपको पूछे ये हो गया प्रेरण का, ठीक है, विद्युत प्रेरण का होता है हेनरी। और एक होता है विद्युत धारिता, दैट मीन्स आपका होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, धारिता का, तो ये होता है आपका फराड। तो फराड होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, और आपका जो आपका विद्युत प्रेरण दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस का जो होता है ये होता है आपका हेनरी। ठीक है, ये सब चीज हो गया। चलिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद है ये सब देख लीजिए, वही सब चीजें जो मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ बड़ा कुछ खास है नहीं। ठीक है, उसके बाद है एनीमिया। देखिए ये क्वेश्चन बार बार, ब्लड बहुत ही, देखो ऐसा यूनिट पे क्वेश्चन था और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, तो टॉपिक फिक्स है, बस आपको पढ़ने का तरीका आपको ये अपनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया ब्लड से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि जो एनीमिया जो होता है, पूछा गया था कि ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले दरोगा का है। ठीक है, यहाँ पूछा गया तो जो एनीमिया जो है किसको अफेक्ट करता है, तो वहाँ डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था, वहाँ नाम लिखा हुआ था एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या मोनोसाइट। ठीक है, तो आपको अगर मैं एनीमिया का अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एनीमिया मैंने बहुत ये सब डिटेल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। देखिए एनीमिया जब होता है तो बेसिकली जो अफेक्ट करता है आपका रेड ब्लड सेल को करता है। किसको करता है, ये आपके आरबीसी को करता है। आरबीसी को अफेक्ट करना मतलब किसको अफेक्ट करना, तो क्वेश्चन सबसे पहले तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिका को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। याद रखना, जिससे रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब देखो
सबसे पहला क्वेश्चन, एनीमिया किसको इफेक्ट करता है? तो आरबीसी को इफेक्ट करता है। आरबीसी को इफेक्ट करना मतलब ये हेमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है। हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो आपका आरबीसी। पूछा जाता है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ब्लड है, चलिए ब्लड पे आते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं जल्दी से हम लोग इसको निपटाते हैं। सबसे पहले तो याद रखो जो एनीमिया किससे रिलेटेड है? तो ये ब्लड रिलेटेड डिजीज है। किस है? एनीमिया ब्लड रिलेटेड डिजीज है। ये किसको इफेक्ट करता है? तो आपको आरबीसी को इफेक्ट करता है। आरबीसी को इफेक्ट करता है मतलब ये किसको इफेक्ट करता है? हेमोग्लोबिन को। और ब्लड का जो कलर होता है वो लाल क्यों होता है? तो वो हेमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है? हेमा और ग्लोबिन। हेमा मतलब होता है आपका आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। तो ये आयरन और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका हेमोग्लोबिन, जो कि आपका रेड ब्लड सेल में होता है। और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि आपका रेड कलर क्यों है ब्लड का? तो हेमोग्लोबिन के कारण। ब्लड में कौन सा आपका मेटल होता है? तो आयरन होता है, ठीक है। और जो आपका एनीमिया है ये किसको इफेक्ट करता है? तो रेड ब्लड सेल को या एरिथ्रोसाइटिस को। इसमें क्या होता है? तो जो बेसिकली जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो क्या करता है? पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो अगर हेमोग्लोबिन या आपका जो आरबीसी पे अगर कोई बीमारी इफेक्ट करता है तो आपका पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सही से सर्कुलेट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था भी दरोगा में, अगर देखोगे कि जो आपका ब्लड क्या है, तो याद रखिएगा ब्लड जो है क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दैट मींस आपका तरल संयोजी उत्तक है। क्या है आपका? तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये अभी का क्वेश्चन है 1275 का, ठीक है। ये चीज आपको याद रहेगा। देखिए, और मैंने आपको बताया था कि एनीमिया को अगर एनीमिया के लिए हमें कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो विटामिन B12 दिया जाता है, साइनोकोब्लामिन दिया जाता है। और ये मैंने ये भी बताया था कि जो विटामिन B12 इसमें कौन सा आपका एलिमेंट मिलता है? तो कोबाल्ट मिलता है, ठीक है। बस कनेक्ट करते हुए चलेगा। आरबीसी का अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा इसका जन्म कहाँ होता है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में पूछा गया है, ठीक है। और इसका देहांत कहाँ होता है या इसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है? तो स्प्लीन को, प्लीहा को। किसको? स्प्लीन और प्लीहा को। और स्प्लीन और प्लीहा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो हम लोग स्प्लीन को ही या प्लीहा को ही हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। हमारा बॉडी का ब्लड बैंक प्लीहा ही। और ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान आरबीसी का किसको बोलते हैं? तो प्लीहा को ही बोलते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा जो आरबीसी है, ठीक है, इसका जो लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एनीमिया अगर होता है तो वो आरबीसी को इफेक्ट करता है, जिस कारण से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जो है सही से सर्कुलेट नहीं होता है। यहाँ है ल्यूकोसाइट। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, जिसको हम लोग बॉडी का हमारा रक्षा तंत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और याद रखना ल्यूकोसाइट से ही बना हुआ है ल्यूकेमिया। तो पूछा जाता है ब्लड कैंसर का एक और नाम क्या है? तो ब्लड कैंसर का जो एक और नाम होता है वो होता है आपका ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से आपका व्हाइट ब्लड सेल से, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, कि सबसे बड़ा आपका व्हाइट ब्लड सेल क्या है? आप बेसिकली 5 तरीके का व्हाइट ब्लड सेल पर होगे, ठीक है, जिसमें कि 2 आप अभी याद रखो कि सबसे बड़ा आपका जो व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है? तो वो है आपका मोनोसाइट। क्या है आपका? मोनोसाइट। और सबसे छोटा आपका व्हाइट ब्लड सेल क्या है? तो वो है आपका लिम्फोसाइट। क्या है आपका? लिम्फोसाइट। याद रखना, ठीक है। मोनोसाइट सबसे बड़ा, लिम्फोसाइट सबसे छोटा व्हाइट ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? तो जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करती है, वो है आपका थ्रोम्बोसाइट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब डेंगू हो जाता है, ठीक है, तो बॉडी में क्या का कमी हो जाता है? तो याद रखिएगा डेंगू या चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में बहुत ही कमी हो जाता है। और मोनोसाइट मैंने अभी बताया, ठीक है, ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा आपका व्हाइट ब्लड सेल है। याद रखिएगा ब्लड से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिवर्सल आपका डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ नेगेटिव होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है? तो ओ नेगेटिव है। और कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? तो ये है आपका AB, ठीक है। मैंने ये भी आपको समझाया था, याद कीजिए कि जो सबसे जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चंस पूछे गए, इसीलिए मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये भी समझाया था कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है? तो ब्लड ग्रुप AB, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और मैंने बताया था कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होता है? तो ब्लड ग्रुप O जो है उसमें एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किया था वो कार्ल लेंस टेनर ने किया था। वही मैंने आपको बताया था कि ब्लड
जो सर्कुलेशन है, ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है, दैट मीन्स इसको किसने किया था, रक्त परिसंचरण का जो डिस्कवर किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड का मैं बात करूं तो पीएच इसका 7.4 होता है, इतना एटलीस्ट आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है रक्त एक तरल संयोजक है, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है, तो इसमें कुछ देखनी, ये सब आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका प्री का क्वेश्चन है आपका दरोगा का 1275 का, इसको देखो जो भी पढ़ाया हुआ है वहीं से आया है, ठीक है। आप पेपर उठा लेना और ऐप पे वीडियो पहले का भी पढ़ा हुआ है, अभी जो लेटेस्ट डल रहा है वो भी पढ़ा हुआ है, आप खुद समझदार हो। साइंस के क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाहर गया था, वो लाइगेज वाला, मुझे अभी भी याद है, बाकी सब क्वेश्चन आपके एनालिसिस से थे, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। देखिए मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया, इवन अभी फिर से आपको इसका नोट्स भी दिया जा रहा है, ठीक है, अभी आपका नोट्स प्रिपेयर हो रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है, इस वाले सेक्शन का। तो मैंने आपको बताया था 3 चीज आपको याद रखना, एक याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब विद्युत आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब विद्युत आपका, इसका वर्ड क्या था हिंदी का, एक तो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रिक बंधुता। तो इलेक्ट्रो जो विद्युत ऋणात्मकता दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं बंधुता, आपका विद्युत बंधुता बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बोला था आयोनाइजेशन पोटेंशियल दैट मीन्स आयोनीकरण क्षमता, और एक चीज मैंने आपको बोला था कि साइज ऑफ एटम। तो ये चारों जो होते हैं किस तरीके से बढ़ते और घटते हैं, तो मैंने एक ट्रिक आपको समझाया था कि जितना भी होगा, चाहे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करें, चाहे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बात करें, दैट मीन्स विद्युत ऋणात्मकता का बात करें, विद्युत बंधुता का बात करें, या आयनीकरण का क्षमता का बात करें, वो हमेशा लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो ये बढ़ेगा। मैंने कंसेप्ट भी समझाया था, बट अभी जो मैंने ट्रिक बताया, तो लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये बढ़ेगा। बट एक ही चीज है, जो लेफ्ट से राइट जाएगा तो घटेगा, वो कौन सा था, तो साइज ऑफ परमाणु का जो साइज है या न्यूक्लियस का जो साइज है, ठीक है, उसका सिंपल याद रखना, परमाणु का जो आयतन है या वॉल्यूम या परमाणु का जो साइज है, एटम का जो साइज है, वो हमेशा लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है, वो घटता है, बाकी क्या होता है, वो बढ़ता है। वही मैंने आपको क्या बताया था, अगर टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम जब आते हैं तो बस एक चीज बढ़ता है, क्या, परमाणु का साइज, परमाणु का न्यूक्लियस, ठीक है, बाकी ये तीनों जो है आपका घटता है। तो सिंपल याद रखना, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनीकरण क्षमता, ये तीनों बढ़ेगा, घटेगा क्या, आपका साइज ऑफ एटम, परमाणु का साइज। बट अगर टॉप से बॉटम आएंगे तो ये तीनों घटेगा, बस आपका क्या होगा, आपका परमाणु का साइज बढ़ेगा। ये चीज मैंने समझाया भी है अच्छे से, ठीक है। तो यहां पूछा गया कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन सा है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो लिथियम जो होता है, ठीक है, लिथियम, तो आपका जो पहला ग्रुप होता है, ठीक है, पहला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका पीरियोडिक टेबल का, सबसे पहले बताओ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको मेंडलीव को, किसको, मेंडलीव को। बट फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नए युग का जो पीरियोडिक टेबल है उसका फादर कौन है, तो मोजले। तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केली ग्रुप या क्षार ग्रुप, ठीक है, और इसी में आपको मिलता है आपका यहाँ लिथियम। तो क्या होता है, हेलिना का, तो हेलिना, ठीक है। तो लिथियम जो होता है आपका पहले ग्रुप में, दैट मीन्स ये क्षारीय ग्रुप में आपका आता है, एल्केली ग्रुप में आता है। और लिथियम से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो आपको याद रखिएगा सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, बट वहां धातु लगा दे, मेटल लगा दे, तो सबसे हल्का मेटल है आपका लिथियम। तो लिथियम आपका यहाँ आ रहा है। बाकी आप क्लोरीन देखोगे तो यहाँ आपका हेलोजन ग्रुप में आएगा, फ्लोरीन देखोगे तो ये भी आपका हेलोजन ग्रुप में आएगा, ब्रोमीन भी आपका इस साइड है, 47 यहाँ कहीं होगा ट्रांजिशन में। ये तभी दिमाग में आएगा ना जब एक बार आप अच्छे से, मैंने आपको बोला है कि पीरियोडिक टेबल घर में लगाओ और देखोगे तो इससे और मजा आएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो आपका ये तो आपका ब्रोमीन तो आपका खैर हेलोजन में आता है ना, तो हेलोजन में यही होगा, ठीक है, थोड़ा कभी कभी मिस होता है, ठीक है। तो लिथियम का है आपका यहाँ है, तो बाकी सब क्या है, यहाँ है, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब तो क्या है, हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये तो हेलोजन है, तो ये सब तो इधर हो गया, तो दैट मीन्स इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू
इसका, तो लिथियम का सबसे कम है। अब क्वेश्चन बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, तो आपको याद रखना है फ्लोरीन का जो होता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये नेचर में। और अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, विद्युत बंधुता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वो आपको याद रखना है क्लोरीन, ठीक है। और पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसको एनाल्जेसिक के लिए भी यूज करते हैं, एनाल्जेसिक मतलब दर्द राहक, ठीक है। तो एनाल्जेसिक के लिए जो यूज होता है वो है आपका ब्रोमीन। और ब्रोमीन से ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, एक ऐसा नॉन मेटल, पूछेगा कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो वो है पारा, डेट मीन्स मार्करी। मार्करी को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। एटॉमिक नंबर कितना है, 80। याद रखना, जो भी बोल रहा हूं यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये है ब्रोमीन, तो पूछेगा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो आपको लिक्विड फॉर्म में रहता है आपका रूम टेम्परेचर पे, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन, ठीक है। तो इतने थे आज क्वेश्चन, टोटल हमने 5 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर दिया। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको ये समझ में आया गया होगा कि लाइट हमें क्या पढ़ना है, किस सिद्धांत, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइट में। उसके बाद आपको पढ़ना है ऐसा यूनिट, वो भी आपको पढ़ा दिया। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है। बहुत मेहनत किया जा रहा है, बाकी ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। हमारा ऐसा कभी भी टारगेट नहीं रहता कि एक लाइव 2 वीडियो लाके छोड़ दें। हम आपके सामने पूरा शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, बस आपका इतना काम है कि आप पढ़िए। नीचे लिंक है फुल आपका जो डिटेल कोर्स है, उसके लिए आप उससे जरूर जुड़ जाएं अगर आपका भी सपना है कि मुझे सर बिहार में दरोगा बनना है। इस बार किसी भी चूक का आप हिस्सा ना बने और भेड़ की चाल आप ना चले। कहीं भी पढ़े आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़े और उतना ही पढ़े जितना एग्जाम के लिए जरूरत है, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे सब्जेक्ट है, इस चीज़ को आपको समझना है। सो थैंक यू सो मच, और अपना प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद।